हेलो, नमस्कार। नीम इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो आज का लेक्चर रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का लेक्चर, जिसके अंडर हम डिस्कस करेंगे अपने जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिससे आपकी ये क्या होगा कि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी कि किस तरह से जो है वो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। एमसीक्यू सॉल्व करने का बहुत 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 मतलब फ़ायदा होता है, या इसकी इम्पोर्टेंस मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता लगता है कि जो एग्जामिनर है वो किस वे में हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, या कौन से टॉपिक से कितना पार्ट जो है वो पेपर में आ रहा है। तो ये मतलब हम एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एमसीक्यू को जो है वो डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक पर आने से पहले आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिशन एचपीएसएससी। मिशन एचपीएसएससी का मतलब है जितने भी एग्जाम आपके एचपीएसएससी के अंडर आते हैं, जैसे आपका हो गया एचपी टैट हो गया, टीजीटी कमीशन हो गया, एचपी पटवारी हो गया, क्लर्क हो गया, जितने भी एग्जाम आपके एचपीएसएससी के अंडर आते हैं उन सभी को मेनली ये जो नीव इंस्टीट्यूट है ये टारगेट करता है। और यहाँ पे जो अभी बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है एचपी टैट का। एचपी टैट का यानी कि आपका एचपी टैट आर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए और नॉन मेडिकल के लिए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गूगल प्ले स्टोर का एक आइकन। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को सर्च करना है। वहां पे आपको ये ब्लू कलर का जो है वो लोगो दिख जाएगा, इसको जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद आपको दिए गए नंबर 9459802085 पर कॉल करनी होगी। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो क्या होगा कि आपको बैच में जो है वो एनरोल कर लिया जाएगा। ये तो थी इंफॉर्मेशन की जो एचपी टैट का जो बैच है वो नीव इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन आप इस बैच को ही क्यों ज्वाइन करें, किसी अदर इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं ज्वाइन करें? तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देती हूँ। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट 1 वीक डेमो फ्री, यानी कि यहाँ पे आपको 1 वीक का जो है वो डेमो फ्री दिया जाएगा। यानी कोर्स परचेज करने से पहले आपको यहाँ पे डेमो फ्री दिया जाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप इस कोर्स को जो है वो परचेज करिएगा। सेकंड, यहाँ पे बात की जाती है डेली क्लासेस ली जाती हैं, वीकली टेस्ट और क्यूजेस जो है वो यहाँ पे लिए जाते हैं, साथ में डाउट सेशन भी जो है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है 20% डिस्काउंट फॉर द बीपीएल स्टूडेंट। जो भी बीपीएल स्टूडेंट है, वो बच्चे जिनकी जो आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती है, उनके लिए यहाँ पे 20% डिस्काउंट है जो हमारे बैच की फीस है। अगर मैं अपने बैच की फीस की बात करूं तो वो है 1999, यानी कि 1999 यानी कि 2000 रुपये में यहाँ पे आपको जो है वो एचपी टैट का एक पूरा फुल बैच जो है वो देखने को मिलेगा। और वहां से उस फीस में से बीपीएल स्टूडेंट के लिए 20% जो है वो लेस कर दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। नेक्स्ट अब हम जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, यानी कि यहाँ से जो है हमारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के मोस्ट, यहाँ से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यू हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये लास्ट जो हमारे पास वीडियो थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था ये यहाँ पे फर्स्ट शो हो रहा है। आई होप आपने इसको जो ये क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये था पावर का क्वेश्चन था। आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी थी, कितनी जो हमारे पास बल्ब है वो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.36। ये जो था वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज की सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है। जैसे देखिए, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए टेस्ला किसकी यूनिट होती है। टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। और ये बराबर होती है आपके पास 10⁻⁴ गॉस। किसके बराबर? यानी कि 1 टेस्ला आपका बराबर होता है किसका? 10⁻⁴ गॉस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, द बॉटम ऑफ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड अपीयर स्लाइटली रेज्ड बिकॉज ऑफ।
जो बॉटम होता है किसी जब आप वाटर को या किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में फिल करते हो तो क्या होता है, उसका जो वाटर जो बॉटम है वो क्या दिखता है, थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखता है। वो जो स्लाइटली रेज्ड होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसमें और क्या आ जाता है, जो आपके तारों का चमकना होता है, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, यानी कि अपनी जो जगह होती है वहां से स्लाइटली मूव कर जाना। ठीक है, जैसे उसमें बताया था मैंने, जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का, तब मैंने बताया था कि किस तरह से जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है वो किस उसकी वजह से कैसे जो है वो जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में जब लाइट आती है तो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। ठीक है, एक मीडियम में आके दूसरे मीडियम से क्या हो जाना, सॉरी उसी मीडियम में क्या हो जाना, बैक हो जाना, वो होती है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होती है, बेंडिंग ऑफ द लाइट, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वो कौन सी वेव है इनमें से जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। अब अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको, मतलब अगर आपको पता नहीं होगा तब भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सी वो वेव है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, मतलब इन तीनों में से एक कौन सी होगी जो डिफरेंट होगी। ठीक है, दिख जाएगा आपको, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरे, सेकंड है इंफ्रासोनिक, थर्ड है अल्ट्रावायलेट रे और डी है हमारे पास रेडियो वेव। अब देखिए, जो एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रे है और ये जो रेडियो वेव है, ये कौन सी वेव है, ये कौन सी रे है, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव। तो जो मतलब डिफरेंट आपको दिख रही है वो कौन सी है, इंफ्रासोनिक। ठीक है, कौन सी वेव, वो इंफ्रासोनिक। जो क्या लिखा है, वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो क्या है, ट्रेवल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, वो कौन सी है, इंफ्रासोनिक। मैंने साउंड वाले चैप्टर में आपको बताया है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और जो हमारे पास सोनिक साउंड होती है यानी कि ऑडिबल साउंड होती है उनके बारे में। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इंफ्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸, ये पावर में होगा, मीटर पर सेकेंड। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसे ईटा से शो करते हैं। ईटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरह से जब आप डिवाइड करोगे तब आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 3.8 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको डिवाइड करना है आपने 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा निकल के वो आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आपके पास ये जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम इज 2 न्यूटन सेकेंड विल बी। निकालना क्या है हमें, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला है। ठीक है, लेकिन बोला क्या है, इसमें दिया क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड विल बी। ठीक है, कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी, मास आपके पास दिया है, मोमेंटम आपके पास दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mb²।
ठीक है। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, मास की तो आपके पास है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए होगी, वेलोसिटी की चाहिए होगी, है ना। वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी। क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी। मोमेंटम हमारे पास कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, और जो मास है वो कितना है, जो हमारे पास मास है वो 3 है, और हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। कितनी आ जाएगी, 2/3। जब इस 2/3 को हम v स्क्वायर में यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 4/9 आ जाएगा हमारे पास, मास की वैल्यू हम 3 लिखेंगे, तो ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/3 जूल जो है यहाँ पे सही आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस जो ये क्वेश्चन है इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ये 69 गलत लिख दिया है यहाँ पे आगे। अ बॉडी ऑफ 100 ग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द मोमेंटम एसोसिएटेड द बॉडी विल बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें मोमेंटम निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो मास है, ठीक है, बॉडी का कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, और जो हमारे पास वेलोसिटी वो कितनी दी है, वो दी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी। जब आप m इंटू वी करोगे, यानी 100 इंटू 15 करोगे, लेकिन 100 को क्या है, kg में चेंज करना है। मास की वैल्यू हम किस में लिखेंगे, kg में लिखेंगे। kg में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/1000 करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट बाय फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। ठीक है, जब मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ाया है तो वहां पे मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, इक्वेशन भी बताई हुई है और वेलोसिटी की वैल्यू भी बताई हुई है। ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है आपके पास, जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो है हमारे पास ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, V जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मूवमेंट। ठीक है, एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, लेकिन मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है, इक्वल है दोनों का। ठीक है, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट होती है, हमारी मोशन से रिलेट होती है ना, तो किसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा होगी, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइटर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, देन द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। ठीक है, जब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करे, मैंने सर्कुलर मोशन में आपको बताया है, जब फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे, ठीक है, फोर्स कैसे परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, जैसे सर्कल है हमारे पास, ठीक है, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा उस पर, ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये सर्कल है हमारे पास, सर्कल तो नहीं बना ये, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, तो ये जब सर्कल है तो फोर्स यहाँ पे कौन सी लग रही है और किस वे में लगेगी, ये अंदर की तरफ, जो एक सर्कल बनाने में जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। ठीक है, जो एक इस तरह से जब हम स्टोन को लेके और इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं उसको, तो जो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जब वो परपेंडिकुलर हो तो कौन सा पाथ बनता है, तब हमारे पास बनता है कौन सा, सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ मैंने आपको बताया है क्या होता है, जो स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन के, हुक्स लॉ में। ठीक है,
तो उनके बोला अगर स्ट्रेस को बढ़ा दिया जाए तो जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, उसमें क्या मतलब क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा उस पर, ठीक है। तो उसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो तो कांस्टेंट ही है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वो वैल्यू कितनी आती है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के, ठीक है। वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आते हैं ना नेक्स्ट, लेकिन वो वैल्यू क्या आती है, वो कांस्टेंट आती है। तो क्या रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोक आर यूज्ड इन अ साइकिल व्हील्स, ठीक है। जो स्पोक होते हैं, स्पोक का मतलब होता है जो साइकिल के जो टायर होते हैं उनमें उनमें जो उभरे हुए पार्ट होते हैं, उभरे हुए पार्ट का मतलब है ऐसे कट 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 लगे होते हैं ना, डिजाइन बना होता है, ठीक है। जो टायर होते हैं, ठीक है, पूरे प्लेन थोड़े ना होते हैं, गोल थोड़े ना, गोल तो होते हैं लेकिन क्या है मतलब वो ऐसे थोड़े ना होते हैं कि उस पर कुछ बनाना हो, मतलब प्लेन ही हो, वो नहीं, क्या होता है स्पोक्स बने होते हैं, ठीक है। वो क्यों यूज किए जाते हैं, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील, टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया, टू गिव बेटर शेप टू द व्हील, या नन ऑफ दीज, ठीक है। बेटर शेप के लिए क्या है, वो तो सर्कुल ही है, उससे बेटर शेप क्या आप दोगे उसको, ठीक है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द व्हील, स्ट्रेंथ टायर पे थोड़ी तरह डिपेंड करती है ना, साइकिल की या किसी भी चीज की, है ना। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों होगा सही, टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया, किसको बढ़ाने के लिए, मूवमेंट ऑफ एनर्शिया को बढ़ाने के लिए। एनर्शिया आपको पता है क्या होता है, एनर्शिया होता है कोई जो चीज है जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है, कोई जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसको क्या इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनर्शिया को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या स्पोक्स जो है वो बनाए जाते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, देन द मास ऑफ द सेम बॉडी ऑन द मून विल बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, ये तो सभी ने पढ़ा है कि जो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg, यानी वेट क्या होता है, वेट अकॉर्डिंग टू प्लेनेट क्या है, चेंज होता रहता है ना। क्या होता है, आप अर्थ पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा, आप मून पे हो तो आपका वेट कुछ और होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो वेट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बात की गई है मास की, और मैंने आपको बताया है जब मैंने ग्रेविटेशन का चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मास जो है वो ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है। मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर बॉडी का मास m सरफेस ऑफ द अर्थ है तो मून पे भी क्या होगा, वो m ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये m/6 कब होगा आपका, ये आपका होगा जब वेट की बात की जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विल बी, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये किस तरह से सॉल्व करोगे आप उन्हें जैसे इन्होंने बोला है उसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। मान लो अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया यहां तक 10 मीटर वो गया, ठीक है, कितना गया 10 मीटर, ठीक है। यहां से मतलब कहां से, नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। देन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, अब 20 मीटर ईस्ट की तरफ मुड़ गया, कितना 20 मीटर, इतना मान लो ये 20 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ वो यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विल बी, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट पहले आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में, फाइनल पोजीशन के बीच में और इनिशियल पोजीशन के बीच में, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन तो ये थी, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था ये वाली, और जो फाइनल पोजीशन थी वो ये निकल गई, ठीक है। तो ये किस तरह बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस वाली साइड को, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वहां इसको जब निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 400, यानी कि आपके पास आएगा √500। जब √500 को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि 22.3 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। तो इस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये तो थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन जिनको हमने 1 बाय 1 जो है यहाँ पे डिस्कस जो है वो यहाँ पे किया अच्छे से। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से जो है वो समझ आई होगी। आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो ऑप्शन होते हैं ना, अगर आपको पता मतलब आपका डाउट हो, क्वेश्चन जो ऑप्शन है 1 या 2 ऑप्शन में क्या रहता है, हमेशा डाउट रहता है कि ये होगा ये होगा, तो उसमें क्या करना होता है, आपको ऑप्शन डिलीट करने आने चाहिए, ठीक है, कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कौन से ऑप्शन की है और जो लीस्ट है वो कौन से ऑप्शन की जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें डिलीट करने अगर आपको क्वेश्चन आ गए तो आप सही जो क्वेश्चन का आंसर है वहां तक पहुंच जाते हो, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको कहीं मिलते हैं आप उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे टॉपिक हो गया, मान लो ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और रिफ्रैक्शन कहाँ होती है वो आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन कहाँ होती है वो आपको पढ़ना है, डिफ्रैक्शन के क्या एग्जाम्पल होते हैं, डिफ्रैक्शन किन किन ऑब्जेक्ट में होती है वो आपको देखना है। तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको मिलता है या कोई बुक आप फॉलो करते हो तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, उस क्वेश्चन के लिए तो अंडरस्टैंडिंग बनती ही है, साथ में जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके लिए भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ 15 क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस हुए, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।